ये नया इंडिया वर्ल्ड में और पाकिस्तान ने देखा नहीं था। 71 के बाद में कोई ऐसी बात नहीं हुई थी जिसमें वो सोचें कि ये इंडिया ऐसा भी कर सकता है। 3 दिन जो लड़ाई हुई और उसके बाद अचानक युद्ध विराम हुआ, तो ये अचानक युद्ध विराम ऐसा कैसे हुआ? अगर ये युद्ध 2 दिन शायद और चल जाता तो कि पाकिस्तान को एक मेजर ऐसा नुकसान होता कि वो उनके लिए एक बहुत ही शर्मिंदगी का एक नुकसान होता। जब अचानक इस तरह लड़ाई रुकती है तो क्या जो फोर्सेस हैं उनके मॉरल पे, मनोबल पे थोड़ा असर तो पड़ता होगा। मनोबल बटालियन के लेवल पे होता है। इसके बाद पाकिस्तान को सबक सीखेगा। कितना उनको नुकसान और पहुंचाया जाए, थोड़ा और जितने पे हम रुके, कि उनके लिए एक बहुत बड़ा लेसन जिंदगी भर का बना, कुछ भी करने से आगे बढ़े। मैं पाकिस्तान को एक इर्रेशनल स्टेट मानता हूँ, कंट्री मानता हूँ। उनके वहाँ लॉजिक काम नहीं करता। उनके वहाँ एक अजीब सा फितूर 65 के बाद नहीं चेंज हुए, 71 के बाद नहीं चेंज हुए, कारगिल के बाद नहीं चेंज हुए, फिर एरियल स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक, उसके बाद चेंज नहीं हुए। तो अब क्या करेंगे वो? और अब हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, तो हम जो दिल चाहेगा करेंगे। नमस्कार, अमरउजाला.com के मेरे कार्यक्रम खरी बात में आपका एक बार फिर स्वागत है। खैर मकदम है, वेलकम है। हर बार की तरह इस बार भी हम एक नई शख्सियत से रूबरू हैं, एक नई पर्सनालिटी से। और जाहिर है इस वक्त देश में अभी हाल में ही पाकिस्तान के साथ एक हमारी छोटी सी लड़ाई हुई है। छोटी सी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उस लड़ाई में 3 दिन या 4 दिन लड़ाई चली और 4 दिन में ही पाकिस्तान की लगभग कमर हमने तोड़ दी, हमारी सेनाओं ने। और उसके बाद फिर युद्ध विराम हुआ। पाकिस्तान के ही अनुरोध पर भारत सरकार ने युद्ध विराम किया। तो ऐसे माहौल में हम किसी रक्षा विशेषज्ञ से ही बात करेंगे। और आज हमारे साथ बात करने के लिए हैं भारतीय सेना से सेवानिवृत्त हुए मेजर जनरल असीम कोहली। जनरल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने वक्त निकाला हमारे कार्यक्रम में। और सबसे अच्छी बात यह है कि जनरल साहब रिटायरमेंट के बाद भी जो है घर नहीं बैठे हैं। ये देश के लिए, राष्ट्र के लिए, भारत के लिए, अपनी सेनाओं के लिए अभी भी सक्रिय हैं। और फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के जरिए ये तिरंगे के सम्मान के लिए, और एक और इनका NGO है, उसके ज़रिए जो हमारी फ़ौज की वर्दी है उसके सम्मान के लिए काम कर रहे हैं। उसके बारे में हम बात करेंगे जनरल साहब से। लेकिन पहले सर हम बात करते हैं जो आज जो मौजूदा स्थिति बनी है। 3 दिन जो लड़ाई हुई और उसके बाद अचानक युद्ध विराम हुआ, तो ये अचानक युद्ध विराम ऐसा कैसे हुआ? ये क्या आप एक रक्षा विशेषज्ञ के नाते आप इसको किस रूप में देखते हैं? सबसे पहले धन्यवाद और जय हिंद। जी, जय हिंद। धन्यवाद मुझे यहाँ बुला के बात करने का। और जहाँ तक आपने बोला कि अचानक कि ये युद्ध विराम कैसे हुआ, मैं ये मानता हूँ कि युद्ध 2 लोगों के बीच का समझौता है रोकने का। या तो जिसने अटैक किया उसका जो मिलिट्री का ऑब्जेक्टिव था वो पूरा हो गया, या दूसरा जिस पे अटैक हुआ वो इतना टूटा कि उसके अभी ख़त्म होने की नौबत आ गई। और मैं ये समझता हूँ कि आपने सारी जो ब्रीफिंग्स हुई हैं, चाहे वो MEA के द्वारा हुई, चाहे तीनों के DGMOs की हुई, आपने देखा कि कितने पुख्ता सबूतों के साथ में ये दिखाया कि क्या उन हमारे टारगेट्स पे जो हमने अटैक किया उनका क्या हश्र हुआ। और जितनी भी बाकी भी चीज़ें सामने आ रही हैं और जो हमारी कैपेबिलिटी थी उसको देखते हुए, अगर ये युद्ध 2 दिन शायद और चल जाता तो जो पाकिस्तान की असेसमेंट है या इंटरनेशनल डिफेंस एक्सपर्ट की भी असेसमेंट है, और जो हम खुद जानते हैं इस हालत में जिस तरह की वारफेयर चल रही थी, जिस तरह की लड़ाई चल रही थी, शायद बहुत नज़दीक थे हम कि पाकिस्तान को एक मेजर ऐसा नुकसान होता कि वो उनके लिए एक बहुत ही शर्मिंदगी का एक नुकसान होता। और भरपाई भी आसानी से नहीं होती। उसकी भरपाई भी आसानी से नहीं होती। और कुछ ऐसी एसेट्स हैं जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं वो क्वेश्चन में आ रही थी, जो कॉज ऑफ वरी हो सकती थी पाकिस्तान के लिए, इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए भी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये अचानक वाली जो बात है, ये सबको सरप्राइज़ हुआ कि इतनी जल्दी हो गया जी। और कुछ हद तक मैं भी थोड़ा सरप्राइज था कि इतनी जल्दी हो गया, क्योंकि मैं ये सोच रहा था, मेरा अपना पर्सनल व्यक्तिगत ये राय है कि इतना उनको नुकसान और पहुंचाया जाए, थोड़ा और
जितने पे हम रुके कि उनके लिए एक बहुत बड़ा लेसन ज़िंदगी भर का बना रहे, कुछ भी करने से आगे पहले सोचे। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि हमारे जो डिसीजन मेकर्स हैं गवर्नमेंट के, तीनों सेनाओं के, उन्होंने कुछ सोचा होगा और कुछ दबाव या पाकिस्तान पे हर एंगल से बना होगा, चाहे वो अमेरिका का है, चाहे IMF के लोन का उनकी कंडीशंस हैं, ट्रेड का, चाहे चाइना की हैं, चाहे ट्रेड की हैं, चाहे जो उनकी खुद की असेसमेंट कि हम किस लेवल पे डैमेज के पहुंच गए हैं, तो वो सब कारण होगा। और डेफिनेटली जाहिर है कि इंडिया को भी अप्रोच किया होगा अलग अलग इंस्टीट्यूशन ने वॉर को रोकने के लिए, क्योंकि इस समय जो पूरे वर्ल्ड की हालत चल रही थी ट्रेड वाइज, वो एक मेजर रीज़न हो सकता है कि कोई इस समय लड़ाई ना चाहता हो, ना चाइना, ना US, ना शायद हम खुद। और वैसे भी 2 लड़ाइयाँ चल रही हैं, रूस और यूक्रेन की, और एक गाजा में इसराइल का ऑपरेशन चल रहा है, तो एक तीसरा एक और खुल जाता है ये रास्ता। हालांकि हमारी सेनाएं ने इतना शानदार काम किया कि वो तो बिल्कुल, हम तो बहुत जीत के करीब थे, जीते तो हैं ही वैसे, लेकिन हम इतने करीब थे कि शायद जो आप कह रहे हैं कि एक बार 1971 जैसा कोई इतिहास फिर दोहरा दिया जाता। जनरल साहब, ये तो बात आपने बहुत अच्छी बताई कि ये कारण रहे होंगे, और हम लोगों को भी लगता है शायद ये कारण रहे होंगे। लेकिन ये बताइए, एक फ़ौजी के नाते, क्योंकि आपने आप कारगिल में भी भाग लिया है, एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस नॉर्थ ईस्ट में भी आपने भाग लिया है, आप आर्टिलरी से हैं, इन्फेंट्री को भी कमांड किया है आपने, यानी आप बिल्कुल फ्रंट लाइन सोल्जर रहे हैं। जब अचानक इस तरह लड़ाई रुकती है तो क्या जो फोर्सेज हैं उनके मॉरल पे, मनोबल पे थोड़ा असर तो पड़ता होगा या नहीं पड़ता? मैं आपको एक दो चीज़ें बताना चाहूँगा। पहली बात तो मैं हमेशा मानता हूँ कि लड़ाई कभी भी अच्छी नहीं होती। कारगिल की लड़ाई में मैं था, जब मैं वापस आ रहा था, जीतने की खुशी थी, बड़ालिक सेक्टर में हम अटैक पे गए थे, लेकिन अपने साथियों के जाने का गम भी था। तो पहली बात हुआ। मनोबल की जहाँ तक बात आती है, अगर मैं ग्राउंड लेवल की बात करूँ, जैसे मैं बटालियंस की बात करूँ जो आगे फ्रंट पे हैं, इंडियन आर्मी का स्ट्रक्चर इतना अच्छा है, उनको सिर्फ ऑब्जेक्टिव बताया जाता है कि ये ऑब्जेक्टिव है। हमारी बटालियंस जो हमारी मेन, हमारे रीढ़ की हड्डी हैं, सारा काम, कोई भी ऑर्डर निकले इंडिया के किसी भी लेवल पे, एग्जीक्यूशन तो बटालियन करती है, रेजिमेंट करती है। उनको ऑब्जेक्टिव मिलता है, वो ऑब्जेक्टिव हासिल हुआ। और मनोबल की जहाँ तक बात है, मनोबल बटालियन के लेवल पे होता है कि हमने जीत हासिल कर ली अपने ऑब्जेक्टिव में। और एक बड़ा फैक्टर होता है अपना मकसद हासिल करने के अलावा हमने अपना को नुकसान कितना किया। तो इस लड़ाई में कितना कम है, इस लड़ाई में हमने तो मकसद तो पूरा अचीव किया, और ऊपर वाले का मैं शुक्रगुजार हूँ कि हमारा नुकसान कोई बड़ा हुआ ही नहीं। छोटे जो सबके हमारे मीडिया में जो सामने फिगर्स आ रखे हैं वही है। और उससे ऊपर की लेवल की बात करूं, जैसे मैं जनरल्स लेवल की बात करूं, चाहे मेजर जनरल से नभाओ, उनका जो फोकस होता है कि हम नेशनल लेवल के ऊपर क्या ऑब्जेक्टिव रख रहे थे। और मुझे पूरा यकीन है, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री ने बोला कि हमने तीनों सेनाओं को खुली छूट दे रखी है कि वो जैसा भी समझती हैं वैसा जो अपना नीति अपना सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट जवाब देने का। तो मुझे पूरा यकीन है तीनों पे, और मैं अपने जो हमारे चीफ हैं उनकी बहुत कदर करता हूँ। मैं खाली उनकी बात कर रहा हूँ, आर्मी को मेरे जनरल द्विवेदी को बहुत मैं उन्हें अच्छे से जानता हूँ, और मैं उनका शुरू से मैं बोलना चाहूँगा फ़ैन भी रहा हूँ। हमने कुछ अच्छा समय गुजारा है साथ में। तो मुझे पूरा यकीन है हमारे तीनों सेनाओं के जो अंक के उनके चीफ पे, कि उन्होंने कुछ सोच के और करेक्ट रिकमेंडेशन दी होगी कि यहाँ पे रोका जाए। बस ये संयोग है कि दोनों जनरल द्विवेदी और एडमिरल त्रिपाठी दोनों एक ही सैनिक स्कूल से हैं। हाँ। रीवा सैनिक स्कूल से ही हैं, और मेरा भी थोड़ा ताल्लुक रीवा से है। अच्छा। तो इसलिए जाहिर है कि अच्छा लगता है जब अपने बीच का कोई व्यक्ति शीर्ष पे हो और कमांड कर रहा हो और देश को आगे बढ़ा रहे हो। जैसे अब ये लड़ाई हुई, इसमें ऑप्शंस हमारे सामने कई थे, और जो ऑप्शन हमने अपनाया तो जाहिर है उसके नतीजे भी बेहतर आए। जिस तरह हमने अटैक किया, पहली बार IB क्रॉस किया हमने लंबे समय के बाद, मतलब बिना युद्ध घोषित किए हुए। उसमें POK में तो हम 2 बार स्ट्राइक पहले भी कर चुके हैं, सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक, लेकिन IB हमने क्रॉस किया, इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस किया, सियालकोट, बावलपुर, ये सारे टारगेट्स जो है मुरीद के लिए। तो एज ए फौजी अफसर आपको क्या लगा जब ये पहली बार अचानक
सरप्राइज अटैक हुआ, तो आपको लग रहा था कि लड़ाई इतनी जल्दी खत्म होगी या लंबी चलेगी? क्योंकि पाकिस्तान में रिटेलिएट तो कर ही रहा था। आप जो सवाल पूछ रहे हैं, मुझे ये लग रहा था, मैं पाकिस्तान को एक इर्रेशनल स्टेट मानता हूँ, कंट्री मानता हूँ। उनके वहाँ लॉजिक काम नहीं करता, उनके वहाँ एक अजीब सा फितूर होता है, जुनून, जिसको जुनून मैं नहीं बोलूंगा, फितूर दिमाग का खलल, फितूर शब्द ज़्यादा शब्द सही हाँ, है। दिमाग का खलल। जुनून तो थोड़ा पॉजिटिव सेंस में भी आता है। वॉर होती है, वॉर एक सीक्वेंस है एक्शन और रिएक्शन का। पाकिस्तान ने एक्शन किया पहलगाम में, हमने रिएक्शन किया उनके ऊपर अटैक करके। पाकिस्तान ने फिर उसका रिएक्शन किया ड्रोन्स भेज के, हमने उन रिएक्शन किया उनको ड्रोन को बर्बाद करके। और जब पाकिस्तान कंटिन्यू करता रहा तो हमने एक्शन लिए कि हम उनके डीप जो इनसाइड जो कंट्री के टारगेट्स हैं, चाहे वो भावलपुर रहा, चाहे मुरीद के रहा, रावलपिंडी रहा, उन पे हम अटैक करेंगे जहाँ पे उनको हर्ट करता है। तो जहाँ तक मुझे अपनी थिंकिंग, मैं मानता हूँ हम सब इंडियंस की थिंकिंग सेम है। हम बड़ा राशनली सोचते हैं, हम शांतिप्रिय देश हैं, और मैं ये बड़ा मानता हूँ, मैं जिम्मेदार देश हैं। ये दोनों जो वर्ड बोले आपने भी बोले, शांतिप्रिय और जिम्मेदार देश हैं, ये हमें बोलता है कि हम लड़ाई नहीं चाहते, लेकिन आप हमें छेड़ेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। अब छेड़ने की बात बार बार हो रही थी, तो हमने ये किया, और हमने एक शॉर्ट स्पेन के अंदर 3-4 दिन के अंदर ऐसे टारगेट्स को चुन के हिट किया, जिसके लिए मैं दोबारा से अपनी जो पूरी CCS की कमेटी है और तीनों सेनाओं के होंगे चीफ हैं, उनको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। वेल थॉट ऑफ और वेल डिसाइडेड हमने वो जो टारगेट्स को किया, वो बड़ा प्रिसाइजली उनको मारा। ना हमने कोई कोलैटरल डैमेज करी, ना सिविलियन टारगेट्स को अटैक किया, और कुछ नहीं करा। और ऐसी जगह मारा कि उनको लगते ही बहुत दर्द हुआ, तो उन्होंने बहुत जल्दी फास्ट एक्शन लिया। उसमें से कुछ ऐसी एसेट थी जो थ्रेट टू उनकी न्यूक्लियर या मेजर सैटेलाइट जो स्टेशन थे, सैटेलाइट जो मिसाइल्स के जो थे, वो भी हमने हिट किए। तो अब जब वो हुआ तो उनका पहले कॉल आया रोकने के लिए। और जैसे मैं समझता हूँ, ये लड़ाई हमने जो इतने शॉर्ट टाइम में करी, फुल स्केल लड़ाई के लिए आपको बहुत लंबी प्रिपरेशन चाहिए होती है। हमने शॉर्ट टाइम में शुरू करी सरप्राइज एलिमेंट के साथ में एक क्लियर मैसेज देने का, और वो मैसेज पाकिस्तान को भी और इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी लाउड एंड क्लियर हो गया होगा कि हमारे टॉलरेंस की जो हमारी कैपेबिलिटी और टॉलरेंस दोनों, हमारी जो एक संयम की सीमा है वो टूट चुकी है, और हमारी कैपेबिलिटी है कि हम अपने सम्मान को, राष्ट्र के सम्मान को नज़र में रखते हुए हम अपना एक्शन बिना किसी को से इजाज़त लिए कर सकते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज था। हमने ज़्यादा टाइम वक्त नहीं गवाया कि हम इंटरनेशनल कम्युनिटी का ओपिनियन लें, उनके साथ में लें, उनको सपोर्ट लें। हमने डिसाइड किया और हमने इमीडिएटली उसको लॉन्च कर दिया। ये एक बड़ा क्लियर मैसेज था एक न्यू इंडिया का, जो इंडिया, ये नया इंडिया वर्ल्ड में और पाकिस्तान ने देखा नहीं था। 71 के बाद में कोई ऐसी बात नहीं हुई थी जिसमें वो सोचें कि ये इंडिया ऐसा भी कर सकता है। आपको क्या लगता है कि इसके बाद पाकिस्तान कुछ सबक सीखेगा, उसके रवैये में कोई बदलाव आएगा, या फिर कैसे है ना, वो मैं कहना नहीं चाहता किसी देश के लिए कि वो जो 12 साल वाली बात है। मैंने कुछ देर पहले एक वर्ड यूज़ किया था, पाकिस्तान इर्रेशनल स्टेट है। नाउ आप देखिए, पाकिस्तान की आप साइक को समझिए ना, 47 से लेके और अब तक जो 78 साल हो गए हैं, उसका जन्म कैसे हुआ? रिलीजन के बेस के ऊपर। उसका पूरे टाइम पर हिस्ट्री में उसने क्या दिखाया कि वो जो कहते हैं ना कि विश्वासघात करता है। आप कारगिल की बात कीजिए, वहाँ पे वाजपेयी साहब जा रहे हैं बस लेके, और यहाँ पीछे से कारगिल की तैयारी हो रही है। तो क्या समझते हैं इससे? 48 में भी किया था। मैं तो बोल रहा हूँ, आगे की बात मैं कर रहा हूँ। उसके बाद में हम बोलते रहे, सबको वर्ड को क्लियर था। उन्होंने कारगिल के बाद में बॉम्बे किया, उड़ी किया, और पुलवामा किया, पठानकोट किया, पुलवामा किया, और अब पहलगाम किया। तो 71 के बाद ही उनकी एक पॉलिसी हो गई थी कि इंडिया कट्स इन 2000। हाँ, कट्स। तो ये सब चीज़ों को सोचते हुए आप सोचते हैं कि अब वो उनकी कंटिन्यू पॉलिसी है। हाँ, कंटिन्यू पॉलिसी है ना।
आप ये सोचते हैं कि 78 ईयर में जो चीज़ को नर्चर कर रहे हैं, जो उनके दिमाग में बैठ गया है, वो एक इस चीज़ से उनका कहते हैं हृदय परिवर्तन हो जाएगा कि वो ये काम करना छोड़ देंगे। पाकिस्तान की गवर्नमेंट का सर्वाइवल किसके ऊपर है? अगर आप भी स्टडी करते होंगे, एक तो ना हेट इंडिया वाला जो एक कैंपेन है, वो तो उनका वो हेट इंडिया नैरेटिव और नैरेटिव वो चलाते हैं। तो एक तो वो उनका नैरेटिव है। इसके बाद में जो मुंह की खाई है, तो क्या वो नैरेटिव बढ़ेगा या कम होगा? नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तान को कंट्रोल कौन करता है? पाकिस्तान में एक सिंगल एजेंसी तो है नहीं कंट्रोल वाली। आप जिहादी लीजिए, जिहादी का इन्फ्लुएंस पाकिस्तान की आर्मी के जो लीडर्स के ऊपर बहुत हो। अब तो जनरल साहब ही जो है वो जिहादियों की भाषा बोल रहे हैं। नहीं, हाँ, वो जो भाषा बोल रहे हैं किसी फौजी कमांडर की भाषा नहीं है वो। आप सिंपल फैक्ट जो पूरी वर्ल्ड के सामने आया है, जो उनके जो बॉडीज के साथ में जब गए थे, तो वहाँ पे पाकिस्तान के आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल से लेकर ब्रिगेडियर तक सब खड़े हुए हैं। ये क्या शो करता है कि वो हैंड इन ग्लव्स हैं। अब जिहादीज ने जो मुंह की खाई, इतने बड़े उन्होंने लीडर खोए हैं, उनका प्रेशर रहेगा कि हमने कुछ करना है, हमें इजाज़त दीजिए। पॉलिटिकल प्रेशर रहेगा उनके ऊपर, पॉलिटिकल, चूंकि उनको मैसेज देना है मासेस को मैसेज देना है और अपनी नेशनल स्टैंडिंग रखनी है। पाकिस्तान की रिलायबिलिटी, आर्मी की रिलायबिलिटी ने चोट खाई है, तो उन्होंने अपनी साख को दोबारा एस्टेब्लिश करने का सोचना है। जो उनके अहम बात कर रहे हैं आप, जो उनके की प्लेयर थे तीनों जो है, पॉलिटिक्स वहाँ के वो जिहादी और आर्मी, और उनको बढ़ावा देने वाले जो उनकी फंडामेंटलिस्ट आइडियोलॉजी है इस्लाम को लेके, इस्लामिक स्टेट जो बोलते हैं, उसके जो सरमाया और बाकी कंट्री हैं। सामने टर्की आया था, टर्की तो सामने ही आ गया था, कुछ और भी कुछ बैकडोर से होंगे, वो भी इस नाम के ऊपर उनको कुछ ना कुछ सपोर्ट बैकडोर से देंगे। चाइना, जिसके इक्विपमेंट एक्सपोज हुए पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी में, ये सब फैक्टर मिला के चाइना ने तो स्टेटमेंट भी दे दिया था खुल के कि हम पाकिस्तान के साथ हैं। इन सब को लेके क्या चाइना ने जब सपोर्ट का खुल के बोला, तो क्या वो अपने परमानेंट जो एक दोस्त है उसकी साख को गिरने देगा? आर्मी अपनी इमेज को डेंट करने देगी? पॉलिटिशियंस अपनी जनता के सामने जाने के लिए कुछ करेंगे? जिहादी एलिमेंट जो कट्टरपंथी हैं इस्लाम वाले, वो ये सब करके, और 78 साल जो करते हैं, यानी एंटी इंडिया डॉक्ट्रिन उनका जो है उसको कैसे छोड़ देंगे? तो मतलब ये बताइए कि इन 78 साल में, मैं बोल रहा हूँ ना, बार बार ये वर्ड बोल रहा हूँ, 78 साल में जो उन्होंने किया है, वो एक इस स्ट्राइक के बाद में हम सोच रहे हैं उनकी साइक चेंज हो जाएगी। वो सर्वाइव कैसे करेंगे अपनी कंट्री में? 65 के बाद नहीं चेंज हुए, 71 के बाद नहीं चेंज हुए, कारगिल के बाद नहीं चेंज हुए, फिर एरियल स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक, उसके बाद चेंज नहीं हुए। तो अब क्या करेंगे वो? तो हाँ, ये सवाल आता है कि अब मान लिया वो चेंज नहीं होंगे तो अब करेंगे क्या? अब क्या करेंगे? सबसे बड़ा जो उनका एक जो टूल इस्तेमाल करते हैं वो है टेररिज्म का। एक और चीज़ पाकिस्तान की फितरत में है, वो है डिनाइल, नकारना। कारगिल में मैं खुद एक अटैक ऑपरेशन में था, बटालिक सेक्टर में, जहाँ वहाँ पे उनके सैनिकों की, जो पाकिस्तानी सैनिकों को लाशें मिली, उनको यूनिफॉर्म नहीं पहनाई हुई थी और उन्होंने लाशें लेने से इनकार कर दिया। एनालाइज थी, करेक्ट, उनको लाशें लेने से इनकार कर दिया कि हमारे सैनिक है ही नहीं। उनके पॉकेट से उनके आई कार्ड मिल रहे हैं, उनके घर के लेटर मिल रहे हैं, एड्रेस मिल रहे हैं, वो बोलते हैं हमारे बंदे नहीं हैं। तो डिनाइल मोड तो जब कारगिल जैसी बड़ी लड़ाई में करते हैं, छोटी चीज़ में डिनाइल, वो तो एक बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी आई थी उस समय इंडियन एक्सप्रेस में, आपको तो जानकारी होगी कि ये कोई कैप्टन था उनका, उसकी बॉडी जो है वो वहीं दफन कर दी गई थी, अपने इंडियन आर्मी ने की थी। तो उसकी ग्रैंड मदर ने फिर चिट्ठी विट्ठी लिख करके उसकी एशेस मांगने के लिए जो है भारत सरकार को लिखा था और एम्बेसी को भी लिखा था, और बाद में उसको दिया गया वो। तो मतलब अगर फौज थी, तो सारी चीज़ें सामने थी। मुझे पता नहीं आप सेम स्टोरी बोल रहे हैं क्या? एक वो पाकिस्तान की आर्मी है, एक हमारी आर्मी है। हमारी एक कारगिल की लड़ाई में एक बटालियन पे अटैक हुआ, वो जो ऑफिसर था पाकिस्तान का, आई थिंक कैप्टन था, वो बहुत बहादुरी से लड़ा और वो वहाँ पे मारा गया। अब भारतीय सेना की आप
ट्रेनिंग देखो, मुझे बड़ा फक्र है, मेरा दिल भर आता है जब मैं ऐसी बातें करता हूँ। भारतीय सेना ने उनके जेब में एक चिट्ठी डाल के छोड़ी कि ये आपका जो अफसर था बड़ी बहादुरी से लड़ा और हम इस बहादुरी की कदर करते हैं। वो जब उसके शरीर को वापस लेके जाया गया, अल्टीमेटली लेटर पहुंचा, मुझे जहाँ तक मुझे जानकारी है, पाकिस्तान जैसे हमारे यहाँ महावीर चक्र, परमवीर चक्र मिलते हैं, उनको पाकिस्तान में वीरता का गैलेंट्री का बहुत बड़ा अवार्ड मिला इस लेटर के कारण। भारत सरकार, भारतीय फौज ने जो जिस बटालियन पे अटैक हुआ उसने वो लिखा। ये तो हमारी फौज की मतलब जो है बड़ी बात है, दुनिया की शानदार फौज है इस मामले में हमारी, ये सही है। और जिस तरह से हम कारगिल में भी आपने तो उनकी बॉडीज को दफन बड़े इज्जत के साथ किया गया कि मरने के बाद उनसे कोई दुश्मनी नहीं थी, वो तो लड़ाई में भाई वो हमें मार रहे हैं, उनको मार रहे हैं। बिल्कुल। तो मैं ये बोलता हूँ कि मैं इसलिए बार बार बोलता हूँ कि ये हमारी साइक आर्मी की ट्रेनिंग है, लेकिन हमारी बेसिक जो साइक है वो है हमारी भारतीयता की साइकोलॉजी। आपने भी शुरू में बोला हमारी साइकोलॉजी है प्रेम, प्यार, शांति और विश्वास, भाईचारा, इससे हम रहें और हम दिखाते हैं, हम हर जगह करते हैं। हमारी आर्मी में देखिए, हमारी आर्मी में सिख हैं, मुस्लिम हैं और ईसाई हैं, कोई आप बोलिए, और ऐसे आर्मी में चारों वो ग्रंथी, पंडित, मौलवी और एक छत के नीचे हम करते हैं, पूजा करते हैं। आप अभी नागी गए थे, नागी में जो वहाँ पे हम थे, हमारे सभी लोगों के वहाँ के गांव वालों ने उनको उनके जो धर्म के अनुसार उनको अंतिम जो दिया था उनको। वहाँ तो जो फोटो लगी हुई थी उसमें क्रिश्चियन थे, उनकी कब्र भी वहाँ पर। हाँ, हमारी भारतीयता की हमारी मानसिकता ही दूसरी है, लेकिन हम इसी कारण कई बार धोखा भी खा जाते हैं, हम विश्वास कर लेते हैं। मैं पाकिस्तान पे बिल्कुल विश्वास नहीं करूँगा, मैं नहीं मानूंगा कि वो मानेंगे, कि वो करेंगे। पहली बात तो अभी टर्म्स एंड कंडीशन तो सामने आई ना, किस टर्म्स कंडीशन पे एग्री किया है। लड़ाई, फायरिंग रोकी है, ये कल मोदी जी ने बोला है। हाँ। फायरिंग रोकी है, ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ। पहली बात तो टर्म्स एंड कंडीशन क्या होती है, दूसरी बात उन टर्म्स एंड कंडीशन का पालन कितना करता है। वहां पे इतना लूज कमांड एंड कंट्रोल है पाकिस्तान में। आप देखिए ना, दोपहर को सीजफायर डिक्लेयर हुआ और रात को स्वॉर्म अटैक फिर आ गए। कल भी कुछ ड्रोन देखे गए वहां पर। तो क्या बोलेंगे इसको, क्योंकि किसी का मतलब बीच में अफवाहें उड़ रही थी, वो अफवाहें थी कि उनके चीफ को अरेस्ट कर लिया और नया चीफ बन गया। भारत में क्यों नहीं उड़ी? क्योंकि वहां पे कमांड एंड कंट्रोल इतना लूज है, किसी को नहीं पता मैं यहां कब टिकूंगा। इमरान खान को पब्लिक ने चुना, वो जेल में है। यहाँ पे चीफ को चुना इनके पाकिस्तान के, पता नहीं वो कब बदली हो जाए, कौन सा कू हो जाए, कौन किसको मार दे। तो टोटली अनस्टेबल और फ्रेगमेंटेड सोसाइटी हो रखी है। तो जनाब ये बताइए फिर इलाज क्या है? पाकिस्तान एग्जिस्टेंस में है, उसकी इंडिया एंटी इंडिया डॉक्ट्रिन नहीं बदलने वाली, वहाँ की जो तीनों फोर्सेज आपने बताई उनकी मजबूरी कहिए या उनकी पॉलिटिक्स है या उनकी यही फितरत है कि वो भारत के खिलाफ अपना काम करते रहे हैं। तो आखिर इलाज क्या है? इलाज आपने जो बोला, इलाज का पहला स्टेप है कि आपकी एज ए हम हिंदुस्तान की हमारी मंशा क्या होगी, और दूसरा हम उसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। हमारी मंशा और इरादा इसके बाद में होना चाहिए। वो हम कल मोदी जी ने अपना जो भाषण दिया उसमें बड़ा क्लियर बोल दिया। हमने उससे पहले भी किया कि एनी एक्ट ऑफ टेररिज्म एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, ठीक है। और अब हमें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, तो हम जो दिल चाहेगा करेंगे। ये सब बातें हुई हैं, हमने हर चीज़ बोला। एक बड़ी अच्छी चीज़ हुई, हमारी जो मेड इन इंडिया की चीज़ें वो बड़े अच्छे से टेस्ट हुई। तो ये सब चीज़ें जो हैं, अब हमने अपनी पॉलिसी को बड़ा क्लियरली स्टेट कर दिया है, दे दिया है। ये पॉलिसी का अगर इम्प्लीमेंटेशन हम करेक्ट तरीके से करेंगे तो यही जवाब है पाकिस्तान को ठीक रखने का। जैसे आप कुछ बोलना चाह रहे थे 12 साल की, नहीं बात बोली, मैं भी ये बोलूँगा कि कुछ लोग सिर्फ डंडे की भाषा समझते हैं। आप प्यार से कितनी बात कर लीजिए, हर बार आपको धोखा मिला है। चाहे वो कारगिल हो, चाहे उसके बाद के हो, चाहे 2003 की ट्रीटी हो, चाहे कुछ भी हो आगे हो, वो आप सोचते हैं वो मानेंगे, वो नहीं मानेंगे। तो सिर्फ अभी एक ही बात है जो है कि आपको स्ट्रॉन्ग आर्म पॉलिसी जो है वो रखनी होगी। इस तरह के उनको इफेक्ट्स डालने होंगे, इतने पनिशमेंट देनी पड़ेगी, हिम्मत ना कर सके। अगली बार कुछ भी करें तो करेंगे। लेकिन हम अगर ये सोचें कि परफेक्टली इम्प्लीमेंट हो जाएगा, हर बार इस तरह बार बार करना
इतना इजी नहीं है हालांकि किसी country के लिए। पाकिस्तान के हक में तो ये है कि हिंदुस्तान से अच्छे रिश्ते रखें, आतंकवाद को ख़त्म करे, तो उनकी तरक्की भी होगी। ये बात उनको क्यों नहीं समझ में आ रही है? जो वाजपेयी जी मैसेज लेके गए, जो मैसेज लेके मोदी जी भी लाहौर उतरे थे जब वहाँ से अब काबुल से लौट रहे थे, तो अचानक तो ये मैसेज तो भारत ने दिया है। और उसके पहले भी जब 71 में हम लोग के सारे फौजी छोड़ दिए थे, तब भी एक तरह से मैसेज दिया था कि भाई सुधर जाओ, लेकिन वो सुधर नहीं रहे हैं। ये अपने आप में, ये खाली भारत के लिए नहीं, पूरे जियो पॉलिटिक्स के लिए ये एक संकट की स्थिति है, एक अजीब, क्योंकि कोई युद्ध नहीं चाहता। प्रधानमंत्री मोदी जी कह चुके हैं बार बार कि ये युद्ध का नहीं, बुद्ध का समय है, लेकिन आतंक का भी समय नहीं है, आतंकवाद का भी समय नहीं है, ये भी उन्होंने कहा है। इसमें एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, पूछना चाहूँगा आपसे कि इस बार जिस तरह तीनों सेनाओं के बीच में एक समन्वय बहुत अच्छा दिखा है, बेहतर समन्वय। हालांकि सारा मेजर ऑपरेशन तो एयरफोर्स की तरफ से हुआ है, आर्मी मूवमेंट तो तैयार, आर्मी बैठी थी कि अगर फुल स्केल वॉर होगी तो जाएंगे, और नेवी ने भी एक तरह से कराची एयरपोर्ट, कराची पोर्ट की घेरेबंदी कर रखी थी। तो इतना बढ़िया जो कोऑर्डिनेशन हुआ है, इसको किस रूप में देखते हैं? अब ये एक अच्छी चीज़ें हुई है, हमारी तीनों सेनाएं, तीनों से चीफ्स, हमारे सारे कमांड्स जो थे बिल्कुल एक उसमें थे, चेन में बिल्कुल तैयार थे। देखिए, पहली बात तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है, हुई है। दूसरी बात, लड़ाई, कोई भी लड़ाई, पहले हम तो ये एक लैंग्वेज, हम टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं, होल ऑफ नेशन अप्रोच। कोई लड़ाई होती है, पूरे देश की लड़ाई होती है। अब हम बात करें सेना की, अगर तीनों सेना का आपस का कोऑर्डिनेशन, सामंजस्य अगर अच्छा नहीं होता, तो अच्छे रिजल्ट, जो ऑप्टिमल रिजल्ट होते हैं, बेस्ट रिजल्ट, वो आते भी नहीं है। और मुझे बड़ी खुशी है कि तीनों चीफ ने, और अभी CDS एक नया पहलू है जो लड़ाई में उनकी अपॉइंटमेंट बनने के बाद पहली बार काम में आया, जो टेस्ट भी हुआ है वो पॉलिसी, उसमें उसकी इफेक्टिवनेस टेस्ट हुई होगी, उसका एडवांटेज टेस्ट हुआ होगा। और मैं क्रेडिट देना चाहूँगा तीनों चीफ को कि इस तरीके से कोऑर्डिनेशन करना और इस तरीके से काम करना, ये एक बड़ी ही सुखद अनुभव भी है देश के लिए और सेनाओं के लिए भी, कि हम तीनों अपने ऑब्जेक्टिव को, नेशन ऑब्जेक्टिव को सामने रख के हमने काम किया। तो मैं तो मतलब मुझे तो बहुत खुशी हो रही है बार बार ये सब चीज़ें देख के, रिजल्ट्स देख के। और सबसे बड़ी बात जैसे मैं बोल रहा था कि अपनी लॉसेस कम से कम होने चाहिए, कोई भी ऑपरेशन हो, चाहे हमारे लॉसेस काफ़ी हो गए थे, तो वो चीज़ें हैं। और जो एक शिफ्ट आया है टेक्नोलॉजी का, और अपनी टेक्नोलॉजी अपने दम पे यूज़ करने का वर्सेस डिपेंडेंस ऑन फॉरेन वाला इक्विपमेंट का, वो एक बड़ा अच्छा पहलू है जो सामने आया है। तो मुझे उसकी, अच्छा, एक और बड़ी अच्छी चीज़ हुई इस बार कि पूरा देश एकजुट था। मतलब देश में कहीं भी कोई ऐसा स्वर नहीं था जो असहमति का, विरोध का, प्रतिरोध का स्वर हो। पूरा देश, हमारे राजनीतिक दल सारे मोर ओवरलेस, इक्का दुक्का छोटे मोटे बयानों को छोड़ दीजिए, तो सब एकजुट थे। सारे हमारे जो सोशल कम्युनिटीज़ हैं वो एकजुट थी, सारे रीजन से एकजुट थे, पूरा देश एकजुट था। मुझे लगता है कि ये भी हमारी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। और जैसे मैं पहले भी बात कर रहा था, लड़ाई जो होती है वो पूरे देश की लड़ाई होती है, केवल सेनाओं की लड़ाई नहीं होती है। और आज इस मॉडर्न ज़माने में जब मॉडर्न टेक्निक यूज़ हो रही हैं, कोई भी ऐसा भाग नहीं है देश का जो अफेक्ट नहीं होगा। मैं आपको ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ, ये लड़ाई जो थी, ये लड़ाई तो हुई नहीं, ये तो कॉन्फ्लिक्ट था, एक कॉन्फ्लिक्ट था 3-4 दिन का, और पूरी फुल स्केल लड़ाई तो हुई नहीं। और जो एक्चुअल लड़ाई में होगा उसका ये 10 से 15% भी शायद नहीं हुआ। अगर पूरी लड़ाई होती तो आज की जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, आपके सारे सिस्टम अफेक्ट होते, सब कुछ अफेक्ट होता। आजकल की कैपेबिलिटीज़ इतनी है कि आप हम पाकिस्तान के हिस्से में और पाकिस्तान इंडिया के बहुत सारे हिस्से में अटैक्स कर सकता है, कैपेबिलिटी है रेंज वाइज। तो वो सब तो यूज़ हुआ नहीं वो। तो हमारे पास में जो भी कुछ हम करना चाहते हैं, उसके लिए हमारे पास में एक बड़ा अच्छा उदाहरण आया देखने का, और पूरा देश जुड़ के। अब देखिए, हम कई बार बात करते थे, मीडिया में लोग डिस्कस करते थे इंडस वाटर ट्रीटी का। ये एक ऐसा हमने वेपन इस्तेमाल किया, हम इसको वाटर वेपन भी बोलते हैं कई बार, तो ऐसा यूज़ किया जो ज़रूरत है, और बड़ी करेक्ट फिलॉसफी से किया। हमने बोला कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता। बिल्कुल ठीक है, आप हमारे देश में आम नागरिकों का, जिनसे कोई मतलब नहीं है, खून बहा रहे हो, और आप चाहते हो हम पानी आपके नागरिकों को पीने के लिए देते रहें। ये एक बहुत अच्छी असर्शन है। और अगर आपको
पानी चाहिए तो फिर हमारे देश में खून मत बहाइए ना। हाँ, आप अच्छे पड़ोसी की रहिए ना। आप हमें अपनी जिम्मेदारी के लिए बोल रहे हैं, तो आप भी जिम्मेदारी रहिए। हमें बोल रहे हैं कि जो एग्रीमेंट हुए हम उनको फॉलो करें। आपके साथ भी बहुत सारे एग्रीमेंट हुए हैं ना, आप उनको फॉलो कीजिए। दी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में जो हमने काम किया, हमारी टेक्नोलॉजी की जितनी भी चीज़ें हुई, डेवलपमेंट हुई, उनमें हमने जो बढ़ावा दिया मेक इन इंडिया को, वो एक बड़ी अच्छी चीज़ सामने आई। तो ये सब चीज़ें होल ऑफ नेशन वाली जो अप्रोच की बात करते हैं लोगों ने, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं मीडिया को भी बोलना चाहता हूँ कि बार बार मीडिया चैनल कॉशन कर रहे थे कि ये इमेजेस लाइव नहीं है और डिलेड हैं, जो रिक्वायर्ड था। बॉम्बे अटैक में ये बड़ा सामने उभर के आया था कि लाइव इमेज से क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है दिखाने का। तो हर एक ने, और मैंने देखा था कि इस पर बहुत लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे भी बार बार क्वेश्चन कर रहे थे कि कोई इन्फॉर्मेशन जो नेगेटिव नेचर की है उसको इमीडिएटली फॉरवर्ड मत करो, पहले जानने की कोशिश करो। नहीं, हमारे यहाँ तो जैसे हम लोगों ने एक पॉलिसी बनाई थी, हमारे ग्रुप ने, अमर उजाला, हमारे डिजिटल ने के लिए और अखबार के लिए भी, कि जो भारत सरकार की ब्रीफिंग है, हमारी MEA की, हमारी जो दो MEA के साथ जो दोनों हमारे फौजी महिला अफसर बैठ रही थी, उनकी जो ब्रीफिंग है वही हमारी लक्ष्मण रेखा है। हमें जो भी करना है, अपनी सेना की तारीफ करनी, जो भी करें, तो जो उसमें इंफॉर्मेशन आएगी उसी बेस पे करेंगे। क्योंकि मीडिया का आपने सवाल किया, मैं आपसे एक सवाल और पूछ करके इसको कंक्लूड करता हूँ डिस्कशन को, कि मीडिया में कुछ बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के कुछ खबरें आई, जो कि मुझे लगता है, एक जर्नलिस्ट के नाते मुझे लगता है कि ज़्यादा अतिरंजना थी। कि साहब वो कराची के अंदर भारतीय फौजें घुस गई, लाहौर में घुस गई और झंडा फहरा दिया, और वो जो अफवाहें थी, अफवाहों को आप खबर के रूप में जिस तरह दिखाया गया, उससे मतलब एक मुझे लगता है कि आप उसको किस रूप में देखते हैं? इस तरह की खबरें दिखाना ठीक है क्या, ऐसे समय जब लड़ाई हो रही है? मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। मेरे हिसाब से मीडिया को और मैच्योर होने की ज़रूरत है, और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होके वर्ड्स का इस्तेमाल करना या ओवर क्लेम करना, आपको कंफर्म इन्फॉर्मेशन नहीं है। आप देखिए जो DGMOs की ब्रीफिंग हुई थी, उसमें उन्होंने कितने नपे तुले वर्ड बोले। बिल्कुल। आप अभी तो लड़ाई चल रही है, एक्चुअल पिक्चर सामने आई भी नहीं है, एक्चुअल कैजुअलिटी भी सामने नहीं आती, कई एक्चुअल इफेक्ट सामने नहीं आते। आप ये दिखाने के लिए कि हम कितने फास्ट हैं, आप चीज़ों को आगे ले आते हो। मेरे को नहीं लगता कि ये एक अच्छी चीज़, इससे कोई भी बुद्धिजीवी जो है उसे उसकी सराहना करेगा कि एक अच्छी चीज़ हो रही है। मुझे याद है जब साहब 1971 में, आप भी उस पीढ़ी के हैं कि हम लोगों ने उस युद्ध को बचपन में हम लोग थे, लेकिन यादें हैं अभी भी उसकी। तो क्योंकि होश हवास में थे जब लड़ाई हुई थी, 65 का तो उतना याद नहीं है, लेकिन 71 की पूरी याद है। आपको भी होंगी, मुझे भी होंगी, हम सब एक ही पीढ़ी के हैं। उसमें भी पाकिस्तान रेडियो को कहा जाता था रेडियो झूठिस्तान, क्योंकि जिस तरह वो बढ़ा चढ़ा के बोलते थे कि भारत के अंदर श्रीनगर में फौज घुस गई, यहाँ घुस गई, वो तो झूठिस्तान वाला काम मत करिए, है ना। जो और हमारी क्रेडिबिलिटी यही है हमारी, और सेना ने भी कोई दावे बढ़ा चढ़ा के नहीं किए, जो एक्चुअल उन्होंने टारगेट अचीव किया वही उन्होंने बताया। एब्सोल्युटली। और मैं ये बात बोल रहा हूँ ना, मैं बार बार एक बात फिर बोल रहा हूँ, हमारी सभ्यता और हमारी सोच जो है वो बहुत शांत है, चाहे वो बोलने में हो, चाहे करने में हो, चाहे किसी और तरीके से आप देखें। और ये फिलॉसफीज की लड़ाई है। बिल्कुल। ये हमारे जो अंदर फाइबर बने हैं ना दोनों कंट्री के, वो टोटल अलग है। तो हर काम वैसे उसी ढंग से, उसका जन्म ही उस देश का ऐसे नफरत से हुआ है और आज भी उसी बुनियाद पे हुआ है। और जनरल मुनीर ने जो बोला, जिस तरह की भाषा बोली टारगेट करके, मुझे तो मतलब ऐसी भाषा तो कभी जनरल मुशर्रफ और जनरल जियाउल हक ने नहीं बोली जो जनरल मुनीर ने बोला है, कि जिस तरह उन्होंने हिंदू शब्द का इस्तेमाल किया और ये किया, जबकि उनके देश में भी 2-3% तो माइनॉरिटीज़ है ना। कम से कम उसी का लिहाज रख लेते कि भाई हम क्या बोल रहे हैं। और आप देखिए हमारी किसी भी स्टेटमेंट में किसी भी लेवल पे ये नहीं बोला गया। मैं बोल रहा हूँ ना, ये फिलॉसफी है हमारे यहाँ। तो देखिए जो ब्रीफ करने के लिए जो दोनों महिला अफसर आई, वो दोनों बिल्कुल जिस तरह से उनको आगे लाया गया, बहुत मुझे लगता है बहुत अच्छी स्ट्रेटजी थी। ऑपरेशन सिंदूर के लिए एक बड़ा उनके सामने जवाब था, उनको दिखाने का, देखिए हमारे यहाँ महिलाओं को ये सम्मान है। हम भेदभाव नहीं करते किसी चीज़ में भी। ये हमारी आर्मी है, ये हमारी फोर्सेज है। हाँ, हमारी फोर्स है। तो ये मैं बता रहा हूँ, हर पूरा देश हमारा और हमारी आर्मी में मैं बता रहा हूँ, जैसे आपने बोला हमारा सर्वधर्म स्थल होता है, उसी के अंदर एक ही छत के नीचे सभी धर्म की जो ग्रंथ होते हैं वो रखे जाते हैं।
चाहे कुरान हो, चाहे गीता हो, चाहे बाइबल हो, चाहे गुरु ग्रंथ साहब हो, सब रखे जाते हैं। वहीं पे आके हम अपना जो भी काम करते हैं। मेरे अपने दोस्त हर रिलीजन के हैं, मुझे गर्व है उन पे, और हमारे घर के फैमिली मेम्बर जैसे भी हैं। आप किसी भी हिसाब से बात करिए, हमारे देश में और हमारा कंडक्ट जो होता है, हम बोल रहे वर्दी का हम सम्मान करते हैं, हमारा बिहेवियर ऐसा होना चाहिए। ये वर्दी का सम्मान मेरे साथ जुड़ गया कि मेरी, मैं इसी पे बात करने वाला था आखिरी, मतलब इसको कंक्लूड करने से पहले, कि जो आप रिटायरमेंट के बाद जो आप अभियान चला रहे हैं, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को उनके बारे में बताएं। एक तो नेशनल फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के जरिए जो तिरंगे के सम्मान के लिए आप कर रहे हैं, और जो वर्दी के सम्मान के लिए कर रहे हैं। तो पहला तो मैं बात करना चाहूँगा फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया। जैसे आप जानते हैं, इसके जो प्रेसिडेंट हैं श्री नवीन जिंदल हैं, उन्होंने 20 साल पहले शुरू की थी, और इसका मकसद था कि हम झंडे के प्रदर्शन को बढ़ावा दें और झंडे के बारे में लोगों को अवगत कराएं कि झंडे के बारे में चीज़ों को नहीं पता होता। उन्होंने एक्चुअली देश की आज़ादी के 57 साल तक हमें आम नागरिक को अधिकार नहीं था कि झंडा, तो खाली 26 जनवरी 15 अगस्त को फहरा सकते थे। तो उन्होंने 10 साल की कानूनी लड़ाई लड़ी थी, जिसके बाद में अधिकार मिला। तो आज हमें अधिकार है कि हम ये सब कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ में कई जैसे अधिकार है, जैसे मैंने लेपल पेन लगाया हुआ है, ये अधिकार भी उनको नहीं था पहनने का। तो उन्होंने एक कानून पास करवाया पार्लियामेंट के अंदर कि 2005 में पास हुआ था कि कमर के ऊपर हम सामान्य ढंग से ये फ्लैग को लगा सकते हैं। और आज भी हम इसी चीज़ में कार्यरत है। आज पूरे इंडिया में जो फ्लैग लगे हुए बड़े बड़े, उसका श्रेय भी फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया को जाता है। उन्होंने इसकी पहल की। तो आप इसके तहत भी और क्या कर रहे हैं? तो इसके तहत हम यही कर रहे हैं कि पहली बात तो हम सबसे बड़ी जो मेरे को जो कमी लगती है, हमारे देश में एक स्ट्रक्चर्ड वे नहीं है एक हमारे स्कूल के बच्चों को, युवाओं को झंडे के बारे में जानकारी देना कि आपके झंडे के बारे में करेक्ट नियम क्या है और आपके अधिकार क्या है। अभी भी लोगों को कहीं चले जाओ, मैं पूछता हूँ, उनको क्लियर नहीं होता कि आप 365 दिन बिना किसी से पूछे अपने घर या ऑफिस में झंडा लगा सकते हो। ये डाउट रहता है। कपड़ों के ऊपर लगा सकते हो, जैसे मैंने बताया, कमर के ऊपर, उसका भी लोगों को डाउट है। ऐसे और चीज़ों का डाउट है कि खाली रात के टाइम में हम नहीं लगा सकते, उतार लेना चाहिए, वो भी डाउट है। वो जबकि है कि आप 365 दिन रात लगा सकते हैं। और झंडे का हम ग्रेसफुली ख़राब जगह कैसे डिस्पोज करना है, उसके बारे में लोगों को नहीं पता। जो कानून बोलता है कि उसे जलाकर या किसी अन्य सामान्य ढंग से एकांत में पूरे सम्मान के साथ में उसे पूर्णतः नष्ट कर दे किसी भी ढंग से। तो ये झंडे के बारे में है। इसके बारे में हम एजुकेट करें, और झंडे के बारे में, झंडे को आम जनता के कितने करीब ला सकते हैं, उसके बारे में जो भी प्रावधान सरकार की तरफ से आने चाहिए, उनके पास हम बार बार जाते हैं उन चीज़ों को लेकर कि आप इन्हें। आप झंडे कलेक्ट भी करवा रहे हैं, पुराने झंडे, या जैसे तो किसी लोग, वो एज फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया नहीं, लेकिन हमारे एक प्लान में है कि हम आगे वो करेंगे। किसी झंडा फट गया, किसी का कहीं गंदा हो गया, वो हो गया, सोच में है जो हम जरूर करेंगे एज फ्लैग फाउंडेशन नहीं, लेकिन अदरवाइज हम इसको करेंगे। और वर्दी का सम्मान, वर्दी का सम्मान का है कि आज़ादी के बाद से अब तक ये किसी को नहीं था, या सबके दिल में रहता था कि हम अपनी पुरानी यूनिफॉर्म को क्या करें ड्यूरिंग सर्विस, जैसे पुरानी रहती है या रिटायरमेंट पे। तो मेरे साथ भी ये होता रहा, लेकिन जब मैं रिटायर हुआ तब मैंने सोचा कि इसका जवाब ढूंढना चाहिए। तब हमने एक परमिशन लेके और सहयोग से, आर्मी के सहयोग से, हमने एक NGO शुरू करी जिसका टैग लाइन है वर्दी का सम्मान। NGO का नाम है सेवाज नसीम फाउंडेशन। सेवाज जो सेना के तीनों अंग हैं, उनके वर्ड का पहला लेटर है सेना वायु जल, तो सेवाज हो गया। नसीम बिना सीमा के, तो हम ये दर्शाना चाहते हैं कि तीनों सेनाएं देश के लिए बिना किसी सीमा के हम उनके लिए हम तैयार हैं। तो किसी भी काम, तीनों सेनाओं की वर्दी इकट्ठी करते हैं, और हम उसके फिर हम अलग अलग आइटम्स बनाते हैं, उसको रिसाइकल और अपसाइकल करके। तो जैसे हम ये स्कूल बैग्स हैं, ये हम पूरी इंडिया में लोगों को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये फाइल फोल्डर्स हैं, ये हम बनाते हैं, और या कुछ और इसके जैसे पाउचेस वगैरह हैं, और हम इनको ज़रूरतमंद जितने हैं सोसाइटी में उनको देते हैं। और कुछ प्रोडक्ट हमारे जहाँ जितने भी वॉर मेमोरियल्स हैं देश में, बड़े बड़े इंडिया गेट पे नेशनल वॉर मेमोरियल, कारगिल में, ये सब जगह वहाँ रखे जाते हैं, क्योंकि जो लोग इसको सम्मान के साथ यूज़ करना चाहें उनको भी ये अवेलेबल हो। तो इसी श्रेणी में हम काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे बड़ी खुशी है कि हमें तीनों सेनाओं के अंगों से बड़ी वॉलंटरली हमको सहयोग मिल रहा है। नहीं, वो तो हमने देखा, आप सब हमारे साथ नागी में आपने जो वो 72-73 फीट ऊंचा झंडा लगवाया वहाँ पर, जो फॉरवर्ड पोस्ट हमारी है,
वो तो हमने स्वयं देखा हुआ कार्यक्रम को। जनरल कोहली, आपने समय निकाला हमारे कार्यक्रम के लिए, इतने व्यस्त समय से आप आए, और इस समय वैसे भी देश का माहौल देशभक्ति से में डूबा हुआ है, क्योंकि एक बड़ी सफलता मिली है हमारी सेनाओं को। तो आपको बधाई, भारतीय सेनाओं को बधाई, तीनों अंगों को बधाई, सरकार को बधाई, पूरे देश को बधाई। और इस कार्यक्रम में बस आज हम इतना ही। जय हिंद आपको एक बार फिर मैं करता हूँ। और दर्शकों, ये थे जनरल असीम कोहली। इसके बाद हम अगले कार्यक्रम में फिर किसी नए मेहमान से रूबरू होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।